एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड इन योर स्टडीज़। तो आ गया है नेक्स्ट पार्ट, हम कर रहे हैं नॉर्सेट 5 की प्रेपरेशन। सो इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे नॉर्सेट 5 की प्रेपरेशन करा रही हूँ मैं, प्री एंड मेंस की। मैं वैसे ही क्वेश्चंस करा रही हूँ, सिनेरियो बेस्ड, स्किल बेस्ड, प्रैक्टिकल बेस्ड, जो कि नॉर्सेट के एग्जाम्स में आपको मिलेंगे। प्री एंड मेंस के लिए आप एक काम कर सकते हैं कि प्री जो है वो ज़्यादा अपना बेसिक क्लियर करिए प्री के लिए, बिकॉज प्री में बेसिक ही क्लियर जो है आपका होगा, तभी क्लियर कर पाओगे। एंड दूसरा, जो बच्चे मेरे से पूछ रहे हैं मैम जीके एंड और ज़्यादा जो क्वेश्चंस हैं वो हमें चाहिए, तो देखिए आप मेरे से नॉर्सेट पूरा 5 का मटेरियल बाय कर सकते हैं, जिसमें आपको सब कुछ मिलेगा। MCQs के PDF मिलेंगे, ऐसे ही MCQs के, उसमें आंसर विद रैशनल मिलेंगे। गोल्डन की पॉइंटर्स मिलेंगे, जो कि सारे ही सब्जेक्ट्स का एक्सट्रैक्ट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट की पॉइंटर्स हैं वो। उसके साथ साथ आपको हर एक सब्जेक्ट्स के नोट्स मिलेंगे, जो कि नॉर्सेट के ओरिएंटेड ही, मैंने बेसिक क्लियर करने के लिए ही नॉर्सेट खुद के बना रखे हैं। उसके साथ साथ आपको ऑल प्रीवियस एम्स के पेपर मिलेंगे, हर एक पेपर मिलेगा जितने भी प्रीवियस हो रखे हैं विद आंसर की। और उसके साथ ही आपको जीके और आपकी जो इंटेलेक्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं मैथ्स एंड रीजनिंग के, उनके भी PDF आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। सो ये सब चीज़ें आप मेरे से बाय कर सकते हैं ओनली इन 299 रुपीज़। बाय करने के लिए आप कमेंट कर दीजिए, मैं अपने टेलीग्राम का लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगी। ओनली इन 299 रुपीज़ में आप टेलीग्राम पे आके मेरे से ये सब चीज़ें बाय कर सकते हैं। उसको फोटो स्टेट करवा के रख लीजिए नॉर्सेट 5 के लिए, और उसी के ओरिएंटेड ही आपको सब कुछ मिलने वाला है। सो आपको अगर अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, और जो लोग मेरे से पूछ रहे थे कि मैम मिलेंगे, येस आपको उसमें रीजनिंग एंड जीके भी मिलेगी। सो उसके लिए आप मेरे से ये सब बाय कर सकते हैं। ये 290 हैं आप, मैं अपने टेलीग्राम का लिंक जो है पिन भी कर दूंगी। सो बाय करने के लिए आप कमेंट भी कर सकते हैं, मैं आपको पर्सनली भी टेलीग्राम का लिंक पिन कर दूंगी। सो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 128 क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ, 129th क्वेश्चन हम कर रहे हैं। व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन फॉर विच अ नर्स मस्ट मॉनिटर प्री टर्म इन्फेंट। सो इसमें से सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन ऐसी कौन सी कॉम्प्लिकेशन है जो कि नर्स मॉनिटर करेगी, किस में? टर्म इन्फेंट नहीं बोला हुआ, इसमें प्री टर्म इन्फेंट बोला हुआ है। हैमरेज, ब्रेन डैमेज, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, एस्पिरेशन ऑफ म्यूकस। सो देखो ऐसी कौन सी कॉम्प्लिकेशन है जो कि नर्स प्री टर्म में करेगी, दैट इज रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, बिकॉज सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन ये कॉम्प्लिकेशन प्री टर्म इन्फेंट्स में देखी जाती है, क्योंकि उनका जो रेस्पिरेटरी है डिस्ट्रेस हो जाता है। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस कैसे? उनकी जो ऑक्सीजन है वो लंग कैपेसिटी ड्यू टू द प्री टर्म, जो उनका सर्फेक्टेंट है उसकी वजह से कम, उनकी जो लंग की कैपेसिटी है प्रॉपरली गैस एक्सचेंज नहीं होती, लंग्स डेवलप नहीं होते प्री टर्म होने की वजह से, जिसलिए सबसे ज़्यादा उनमें रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस की कॉम्प्लिकेशन देखी जाती है। दैट्स वाई हम ये सबसे पहले मॉनिटर करेंगे। सो आपको जब भी कोई MCQ करना है उसका रीज़न पता होना चाहिए कि ऐसा क्यों, ठीक है? अगर आपको लगता है कि रीज़न न्यू है मेरे लिए तो उसको राइट डाउन कर लिया करो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Question: A nurse is caring for a preterm infant with respiratory distress in a neonatal intensive care unit NICU. What is the priority nursing action? तो एक नर्स है, केयर कर रही है प्रीटर्म इन्फेंट की, उसको रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है, NICU में है वो इस टाइम एडमिट। व्हाट इज द प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन? सो प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन क्या रहेगा? लिमिट कैलोरीज इनटेक टू डिक्रीज मेटाबॉलिक रेट, मेंटेन द प्रॉन पोजिशन टू प्रिवेंट एस्पिरेशन, लिमिट ऑक्सीजन कंसंट्रेशन टू प्रिवेंट आई डैमेज, मेंटेन अ हाई ह्यूमिडिटी इन्वायरमेंट टू प्रमोट गैस एक्सचेंजेस। सो क्या होता है कि जब पेशेंट निकू में होता है, इन्फेंट प्री टर्म और रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में होता है, तो जो उसका इन्वायरमेंट है वो प्रॉपरली हाईली ह्यूमिडिटी में रखना, ह्यूमिडिफायर रखना पड़ता है, ताकि जो गैस एक्सचेंज है प्रॉपर हो। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस कब होता है? जब ऑक्सीजन लेवल बॉडी में बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, उसके लंग्स प्रॉपरली एक्सपैंड एंड डिफ्लेट नहीं हो पाते, ठीक है, जिसकी वजह से उसको रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होता है। तो अगर जो लंग्स है प्रॉपरली डेवलप्ड नहीं है, वर्क नहीं कर रहे, तो ऑब्वियसली गैस एक्सचेंज नहीं हो रहा है, इसी वजह से उसको क्या हो रहा है? रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो रहा है। सो हम क्या करते हैं? मेंटेन करते हैं हाई ह्यूमिडिटी इन्वायरमेंट टू प्रमोट गैस एक्सचेंज। सो पहली बात तो लिमिट ऑक्सीजन कंसंट्रेशन, नो, ऐसा कुछ नहीं करना है। प्रॉन पोजीशन टू प्रिवेंट एस्पिरेशन, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस का एस्पिरेशन से कोई लेना देना नहीं है। एस्पिरेशन किसमें? क्लेफ्ट पैलेट एंड क्लेफ्ट लिप वाले पेशेंट में ज़्यादातर प्रिवेंट करनी होती है। दूसरा, लिमिट कैलोरी इनटेक टू डिक्रीज नो मेटाबॉलिक रेट, हमने ऑब्वियसली पेशेंट को ज़्यादा न्यूट्रिशन चाहिए अगर वो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में जा रहा है, ठीक है। सो हम कुछ भी लिमिट कैलोरी इनटेक नहीं करते, और इन्फेंट है उसमें कोई कैलोरीज का लेना देना नहीं है, ठीक है, वो मदर मिल्क पे ही रहता है। सो
सो मेंटेन हाई ह्यूमिडिटी इन्वायरमेंट टू प्रमोट गैस एक्सचेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 3 days after admission to the hospital for a brain attack, cerebral vascular accident, a client has a nasogastric tube inserted, is receiving continuous tube feeding. What should the nurse do to best evaluate whether the feeding is absorbed? सो देखो 3 दिन हो गए हैं पेशेंट के हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है, ब्रेन अटैक हुआ है, इसको CV, आपने सेरिब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट के बारे में पढ़ा होगा। सो क्लाइंट को नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब इंसर्ट की हुई है और वो रेगुलरली फीडिंग ले रहा है। तो नर्स बेस्ट क्या करेगी ताकि वो इवेल्युएट कर पाए कि जो वो फीडिंग दे रही है नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब से वो एब्जॉर्ब हो रही है कि नहीं। एस्पिरेट करेगी रेजिडुअल वॉल्यूम, इवेल्युएट द इनटेक इन relation to the output, instill air into the client's stomach while auscultating, compare the client's body weight with the baseline data. सो देखो बेस्ट इवेल्युएट तभी होगा जब वो एस्पिरेट करेगी रेजिडुअल वॉल्यूम। रेजिडुअल वॉल्यूम क्या होता है? जब हम नेसोगैस्ट्रिक, अगर आपने कभी भी ICU में वर्क किया है तो आपको पता होगा कि जब भी हम किसी को फीडिंग देते हैं तो पहले हम रेजिडुअल वॉल्यूम एस्पिरेट करके देखते हैं। जब रेजिडुअल वॉल्यूम ज़्यादा होता है तो हम उसको फीडिंग नहीं देते क्योंकि ऑलरेडी वो ऑब्जर्व नहीं हो रहा है और फीडिंग देके दिक्कत हो सकती है। सो जब रेजिडुअल वॉल्यूम कम होता है तभी उसी को हम फीडिंग देते हैं। अगर रेजिडुअल वॉल्यूम कम आ रहा है, जितनी तुमने पहली फीडिंग दी थी उससे कम आ रहा है रेजिडुअल वॉल्यूम, इट मीन्स कि फीडिंग जो है ऑब्जर्व हो रही है। सो सबसे ज़्यादा अच्छा रहता है इवेल्युएट करने के लिए कि हम रेजिडुअल वॉल्यूम को देखें, चेक करें, एस्पिरेट करते हैं, उससे निकालते हैं कि कितना वॉल्यूम जो है रेजिडुअल हमारा आ रहा है और कितना जो फीडिंग है वो ऑब्जॉर्ब हो रही है बॉडी में। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्लाइंट इज रिसीविंग हाइपरटोनिक ट्यूब फीडिंग, व्हाट शुड द नर्स कंसिडर टू बी एन मेन रीजन दिस क्लाइंट में एक्सपीरियंस डायरिया। सो देखो एक क्लाइंट है, रिसीव कर रहा है हाइपरटोनिक ट्यूब फीडिंग्स, ठीक है, हाइपरटोनिक जा रही है उसको फीडिंग। तो नर्स कंसिडर क्या करेगी, मेन रीज़न कि जो क्लाइंट है वो क्या करे, एक्सपीरियंस करे क्या, डायरिया। सो देखो पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि हाइपरटोनिक फीडिंग्स होती क्या है। ये क्या होता है कि इंटरनल फॉर्मूला होता है जिसकी ऑस्मोलैरिटी ग्रेटर होती है देन द बॉडी फ्लूइड, ठीक है। इनको हाइपरटोनिक फार्मूलाज बोला जाता है। क्या होता है, जो बॉडी का फ्लूइड होता है उससे इनकी ऑस्मोलैरिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है बॉडी के फ्लूइड से, उनको हाइपरटोनिक बोला जाता है। और हाइपोटोनिक्स में क्या होता है, उनकी जो ऑस्मोलैरिटी होती है वो बॉडी के फ्लूइड से कम होती है, लेस होती है, उनको हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बोला जाता है। हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस क्या करते हैं, ऑस्मोटिक ग्रेडियंट बनाते हैं जो कि अट्रैक्ट करता है वाटर को फ्रॉम द बॉडी, ठीक है, और जीआई ट्रैक में, किसके, और जीआई ट्रैक में भेज देता है। क्या करता है, ये क्रिएट करता है ऑस्मोटिक ग्रेडियंट जो कि अट्रैक्ट करता है वाटर को और वो जीआई ट्रैक में भेज देता है। सो याद रखना हाइपरटोनिक फीडिंग्स, ट्यूब फीडिंग्स क्या होती है, हाइपरटोनिक फॉर्मूलाज क्या होते हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो मेन रीज़न क्या रहेगा कि पेशेंट डायरिया एक्सपीरियंस कर सकता है ये फीडिंग लेने पे। इंक्रीज्ड फाइबर इनटेक, बैक्टीरियल कंटामिनेशन, इनअप्रोप्रिएट पोजीशनिंग, हाई ऑस्मोलैरिटी ऑफ द फीडिंग। सो मैंने आपको बता ही दिया है कि हाइपरटोनिक्स क्या होते हैं, इनकी जो ऑस्मोलैरिटी होती है वो क्या होती है, हाई होती है। तो इसका मतलब अब अगर इससे ऑस्मोलैरिटी हाई है तो डायरिया कैसे हो गया, क्यों होता है, क्योंकि इन फार्मूलाज की ऑस्मोलैरिटी हाई होने की वजह से जो फ्लूइड है वो इंटेस्टाइनल स्पेसेस में ज़्यादा आ जाता है, ठीक है। अभी मैंने बताया ना ये क्या करते हैं, वाटर को अट्रैक्ट करके बॉडी से इंटेस्टाइन की तरफ भेजते हैं। अगर देखो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, मैं आपको थोड़ा सा और बता देती हूँ ताकि आपको अच्छे से रहे। हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस में क्या होगा कि वो उनकी जो ऑस्मोलैरिटी है, ये तो आपको समझ आ गया होगा कि ऑस्मोलैरिटी बॉडी फ्लूइड से ज़्यादा होती है। अब इनके ऑस्मोलैरिटी ज़्यादा होने की वजह से ये क्या करते हैं, बॉडी जो होती है हमारी उससे वाटर को अट्रैक्ट करके कहाँ पे भेज देते हैं, स्मॉल जीआई ट्रैक में, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक में, हमारे जो इंटेस्टाइनल स्पेसिस है वहाँ पे भेज देते हैं। अब इंटेस्टाइनल स्पेसिस में क्या हो जाएगा, फ्लूइड जो वाटर है वो ज़्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, पेशेंट को डायरिया देखने को मिल सकता है। आप समझ आ गई होगी आई होप आप सबको कि पेशेंट को डायरिया देखने को क्यों मिलेगा। सो नेक्स्ट पे चलते हैं।
A client has a suspected peptic ulcer in a duodenum. What should the nurse expect the client to report when describing the pain associated with this disease? तो एक बार मैं आपको बता दूं फिर से कि अगर नॉर्सेट 5 की आपको ऐसे ही तैयारी करनी है, आपको ऐसा ही अपना बेसिक क्लियर करना है, तो आप मेरे से बाय कर सकते हैं ऐसे ही MCQs का PDF जिसमें आपको मैं आंसर विद रैशनल दे रही हूँ और साथ ही में साथ ऑल प्रीवियस एम्स के पेपर दे रही हूँ विद आंसर की। हर एक पेपर मिलेगा प्रीवियस एम्स का विद आंसर की, हर एक सब्जेक्ट्स के नोट्स मिलेंगे, साथ ही में आपको गोल्डन की पॉइंटर्स मिलेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और साथ ही में आपको आपकी रीजनिंग एंड जीके की क्वेश्चंस भी मैं प्रोवाइड करूंगी जो कि इंपॉर्टेंट है। सो ये सब आप मेरे से बाय कर सकते हैं ओनली इन 299 रुपीज़। मेरे को कमेंट करके मैं अपने टेलीग्राम का लिंक आपको दे दूंगी, आप मेरे से बाय कर सकते हैं ये सारा मटेरियल जो कि बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है आपके लिए। जैसा मैं बोलती हूँ वैसे ही वहाँ पे एक्सप्लेनेशन दे रखी है, ऐसे ही आपको MCQs मिलेंगे क्योंकि ऐसे ही MCQs अब एम्स में देखने को मिलेंगे नॉर्सेट के पेपर में। सो जल्दी से आप बाय कर सकते हैं ओनली इन 299 रुपीज़। कमेंट करके मैं अपने टेलीग्राम का लिंक जो है पिन भी कर दूंगी। सो बाय करें और अपनी स्टडीज़ को और अच्छे से करें और ऐसे ही MCQs करें। सो क्वेश्चन था कि क्लाइंट है सस्पेक्ट हुआ है पेप्टिक अल्सर से ड्यूडिनम में। सो नर्स ऐसी कौन सी एक्सपेक्टेशंस हैं जो क्लाइंट रिपोर्ट करेगा पेन से रिलेटेड इस डिसीज़ में? एंड एक रेडिएटिंग टू द लेफ्ट साइड, एन इंटरमीडिएट कॉलिक पेन, कॉलिकी फ्लैंक पेन, अ गॉनिंग सेंसेशन रिलीव्ड बाय फूड, ए जर्नलाइज एब्डोमिनल पेन इंटेंसिफाइड बाय मूविंग। सो देखो इसमें क्या होता है, एक ग्रोनिंग सेंसेशन रिलीव्ड बाय फूड। जब पेप्टिक अल्सर्स में क्या होता है, खाना खाने के बाद एकदम से पेन उठती है। क्यों उठती है? जब खाना खाते हैं डाइजेशन होती है, वहाँ का जो अल्सर है वो स्टिम्युलेट होता है जिसकी वजह से गॉनिंग सेंसेशन फील होती है, जो कि फूड की वजह से वो सेंसेशन हमें फील होती है। तो जब भी वो बताएगा पेशेंट इस पेन के बारे में तो ये सेंसेशन बताएगा कि मुझे गॉनिंग सेंसेशन रिलीव हो रही है जैसे ही मैं फूड जो है वो खाता हूँ। ठीक है, मोस्टली जो होता है वो फूड खाने के बाद ही होता है। जैसे कह सकते हैं ना कि बाइट हो रहा है, अंदर किसी ने बाइट कर दिया, मतलब कोई अंदर चुभा रहा है कुछ, ऐसा पेन होता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। A client in active phase of a first stage of labor begins to tremble, becomes very tense during contraction and is quite irritable. She frequently states, I can't stand this is minute longer. What does this behavior indicate to the nurse for caring her? सो एक क्लाइंट है एक्टिव फेज ऑफ फर्स्ट स्टेज लेबर में है। एक्टिव पता ही आपको लैट में जो हमने किया था, मैं पहले भी जो क्वेश्चंस कराए हैं, लेटेंट, एक्टिव एंड ट्रांजिशन फेज, ये किस में आते हैं? फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में। एक्टिव स्टेज में ही हम पार्टोग्राफ करते हैं। तो एक क्लाइंट है एक्टिव फेज ऑफ लेबर में है, फर्स्ट स्टेज लेबर में है, उसको एकदम से ट्रैम्बल, मतलब वो थोड़ा हड़बड़ा जाती है, और ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्शन, जब उसको कॉन्ट्रैक्शंस आती हैं और वो थोड़ी सी इरिटेबल दिख रही है और वो बार बार बोल रही है मैं नहीं कर सकती इतने लंबे समय तक इसमें स्टैंड। सो ये बिहेवियर किस चीज़ को इंडिकेट करता है? नर्स क्या समझेगी? देयर इज नो प्रिपरेशन फॉर लेबर, शी शुड रिसीव एन एनाल्जेसिक फॉर पेन, शी इज एंटरिंग द ट्रांजिशन फेज ऑफ लेबर, हाइपोटोनिक यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस आर डेवलपिंग। सो जब एक्टिव स्टेज में, ये वाली एक्टिव स्टेज में कॉन्ट्रैक्शन इंटेंस हो जाती हैं तो वो पेशेंट किस स्टेज में जाता है? ट्रांजिशनल फेज में। उसके बाद फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में क्या होता है? सर्वाइकल पूरा ओपन, सर्विक्स जो है हमारी पूरा ओपन होता है। सेकंड में क्या होता है? पूरा का पूरा सर्विक्स ओपन हो गया, डायलेटेशन ऑफ द सर्विक्स टू द बर्थ ऑफ द बेबी। ठीक है, सो इसका मतलब जो वो है एंटर कर रही है इस टाइम ट्रांजिशन फेज ऑफ द लेबर में। सो दिस इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है, नर्स असेस द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ क्लाइंट कॉन्ट्रैक्शन बाय टाइमिंग देम फॉर बिगिनिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन। सो द नर्स असेस कर रही है फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लाइंट्स कॉन्ट्रैक्शन बाय द टाइमिंग देम फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन। कब से? बिगनिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन से। अंटिल कब तक करेगी? अंटिल द यूट्रस स्टार्ट्स टू रिलैक्स टू द एंड ऑफ अ सेकंड कॉन्ट्रैक्शन, अंटिल द यूट्रस कंप्लीटली रिलैक्स टू द बिगनिंग ऑफ द नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब तुम किसी की कॉन्ट्रैक्शन असेस कर रहे हो, तुम उसकी कॉन्ट्रैक्शन, जब उसको कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हुई वहाँ से तुमने असेस करना स्टार्ट किया, अब तुम बंद कहाँ पे असेस करोगे? क्या उसके यूट्रस की स्टार्ट जब रिलैक्स हो जाएगा तब, या फिर सेकंड कॉन्ट्रैक्शन के एंड पे, या फिर यूट्रस जब कम्प्लीटली रिलैक्स हो जाएगा, या फिर न्यू कॉन्ट्रैक्शन की बिगनिंग तक?
सो आप कब तक ये जो है कॉन्ट्रैक्शंस देखोगे, जब तक उसकी टू द बिगनिंग ऑफ द नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्शन नहीं होती. सो दिस इज़ द राइट ऑप्शन कि अगर तुमने किसी के कॉन्ट्रैक्शंस की टाइमिंग यूज़ की है तो बिगनिंग ऑफ द नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्शंस तक आपने असेस करना है. नेक्स्ट पे चलते हैं. 2 days after having had a cesarean birth, a child tells a nurse that she has a pain in her right leg, and after an assessment, the nurse suspects that client may have a thrombus. What is the nurse initial response? तो 2 दिन बाद सिजेरियन सेक्शन के जो क्लाइंट है नर्स को बोलती है कि उसकी राइट लेग में पेन हो रहा है, और असेसमेंट के बाद नर्स सस्पेक्ट करती है कि मे बी उस क्लाइंट को क्या हो, थ्रोम्बस हो. सो इनिशियल रिस्पॉन्स क्या रहेगा नर्स का? मेंटेन बेड रेस्ट, अप्लाई वार्म सोक्स, इनकरेज लेग एक्सरसाइज, मसाज द इफेक्टेड एरिया. सो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे कि नर्स अगर किसी को थ्रोम्बस सस्पेक्ट कर रही है सो उसका इनिशियल रिस्पॉन्स वो उस क्लाइंट के लिए क्या करेगी. सो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बिकॉज थ्रोम्बोफेल्बाइटिस का जो क्वेश्चन है वो देखा जाता है नॉर्सेट में. सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो. अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. और मैं आपको एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ, अगर आपने पैक लेना है दैट इज़ 299 का आपको सब कुछ मिलेगा, जिसमें आपको ऐसे ही MCQs के PDF मिलेंगे जिसमें आपको आंसर विद रैशनल दूंगी. हर एक एम्स के जो प्रीवियस पेपर हैं आंसर की के साथ आपको प्रोवाइड किए जाएंगे. हर एक सब्जेक्ट्स के नोट्स आपको दिए जाएंगे. साथ ही के साथ आपको गोल्डन की पॉइंटर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो भी मिलेंगे. एंड आपको GK एंड रीजनिंग के क्वेश्चंस भी उसमें देखने को मिलेंगे विद आंसर की. तो आप ये सब की सब चीज़ें ओनली 299 रुपीज़ में बाय कर सकते हैं. सो बाय करने के लिए कमेंट कर सकते हैं. मैं अपने टेलीग्राम का लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगी, वहाँ से आके आप उसे फ़ोटो स्टेट करवा लीजिए या फिर कहीं भी फॉरवर्ड करके पढ़ सकते हैं. सो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, और अपनी मेहनत को पूरी ज़ोरों शोरों से करो एंड बाय.